क्लास की शुरुआत की जाए, थोड़ा सा जो अटेंशन है आप लोगों का ना वो थोड़ा बना करके रखिएगा, और ऐसा कुछ हो ना कि क्लास डिस्टर्ब ना हो, ऐसा कुछ आप लोग भी प्रयास करेंगे, और इधर से हम तो प्रयास करते ही हैं। तो आप लोग क्लास के दौरान ऐसा कुछ भी नहीं करेंगे कि किसी का ध्यान भंग हो। अगर जो कुछ पढ़ाया जाए बस उसी पर हम लोग कंसंट्रेशन बनाए रखेंगे, ठीक है। चलिए, और ज़्यादा कुछ हम लोग बातचीत नहीं करेंगे, शुरू की जाए आज की क्लास। चलिए देखा जाए, जो हम सबका आज का पहला ही प्रश्न है वो है कि चिरंजीवी बीमा योजना की राशि बढ़ा करके कितना किया गया। तो पहले तो हम लोग ये जाने ना कि ये चिरंजीवी बीमा योजना है क्या। आप लोग एक प्रधानमंत्री स्वास्थ्य बीमा योजना का नाम सुने हैं। प्रधानमंत्री स्वास्थ्य बीमा योजना के अंतर्गत क्या किया जाता था कि जो केंद्र की सरकार है वो प्रत्येक नागरिक को, या जो स्वास्थ्य बीमा योजना के अंतर्गत ऐसे व्यक्ति आते हैं उनके स्वास्थ्य के लिए 5 लाख की बीमा राशि दी जाती थी, ताकि उनके स्वास्थ्य की देखभाल उससे की जा सके, या 5 लाख तक की खर्च तक की जो बीमारियां उनको अगर हो रही हैं तो उसका इलाज केंद्र सरकार करवाती थी। ये तो केंद्र सरकार पूरे देश के लिए करती है, बट ये जो चिरंजीवी बीमा योजना है ये खास एक राज्य के लिए है, राजस्थान। राजस्थान में चिरंजीवी बीमा योजना चलती है। जब स्टार्टिंग में इसको किया गया था तो 5 लाख इसको किया गया था। तो केंद्र सरकार तो 5 लाख की प्रधानमंत्री स्वास्थ्य बीमा योजना देता है, लेकिन ये चिरंजीवी जो योजना है राजस्थान में इसको 5 लाख से स्टार्टिंग इसकी की गई। लेकिन एक समय ऐसा भी आया था कि 5 लाख से बढ़ा करके उसको 10 लाख कर दिया गया था। लेकिन अभी हाल फिलहाल में वहाँ का बजट पेश हुआ है, राजस्थान का बजट पेश हुआ है। उस बजट में अब घोषणा ये की गई है कि जो चिरंजीवी बीमा योजना में 10 लाख रुपए की राशि दी जाती थी अब उसे बढ़ा करके 25 लाख कर दिया गया है। यानी कि अब अगर कोई भी व्यक्ति होगा जिसे ऐसी कोई बीमारी होती है कि जिसके इलाज के लिए अगर 25 लाख रुपए तक की अगर आवश्यकता पड़ेगी तो वो पूरा जो खर्च है उसका वहन वहाँ की राज्य सरकार करेगी, यानी कि राजस्थान में। तो अभी राशि को बढ़ाकर कितना किया गया है, तो अभी कर दिया गया है 25 लाख रुपए, ऐसा कर दिया गया है। अच्छा, ये कुछ चीज़ें और आपको बताएं राजस्थान के बजट में जो कुछ किया गया है। किसानों के लिए बिजली का बड़ा अच्छा वहाँ पर बजट में ये प्रस्तुत किया गया है ना कि किसानों के लिए अगर 2000 यूनिट तक अगर आप बिजली की खपत करते हैं तो वहाँ तक आपकी बिजली मुफ्त होगी। यूनिट आपको याद रखना है, 2000 यूनिट तक अगर आप खर्च करते हैं बिजली का तो वो फ्री ऑफ कास्ट होगी, उसका कोई भी चार्ज नहीं देना होगा। और अगर 2000 यूनिट से ऊपर आपका जा रहा है तो आपको 2000 काट करके उसके ऊपर जितना यूनिट जा रहा है उतना खर्च आपको देना होगा। तो ये तो बड़ी अच्छी योजना वहाँ पर लाई जा रही है किसानों के लिए खासकर। और आपको एक चीज़ बताएं ना कि राजस्थान सरकार के अंतर्गत अब जितने भी शिक्षा के लिए है, जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के फॉर्म फिलअप हो रहे हैं ना, उसमें अब ये घोषणा की जा चुकी है कि जितने भी फॉर्म पढ़ेंगे वहाँ पर वो सब के सब फ्री ऑफ कास्ट पढ़ेंगे। ये बहुत अच्छा है शिक्षा जगत में। अगर ये देखा जाए ना, आपको ये चीज़ याद रखना है कि वो राज्य स्तरीय परीक्षाओं के लिए परीक्षा फीस माफ है। अगर अन्य किसी फॉर्म को अगर आप फिलअप कर रहे हैं तो उसके लिए वो फीस आपकी लग सकती है, लेकिन राज्य स्तरीय जितने भी एग्जाम्स होंगे उनमें कोई भी फीस वहाँ पर देनी नहीं होगी। चलिए ठीक है, तो ये 10 लाख से बढ़ाकर कितना कर दिया गया है, ये 25 लाख कर दिया गया है। और जो कुछ चीज़ें हैं उसे हम लोग लिख लेते हैं ना। किसानों के लिए 2000 यूनिट बिजली फ्री दी जा रही है, बिजली फ्री दी जा रही है। और अगर शिक्षा जगत में देखा जाए तो अभ्यर्थियों के लिए जो है परीक्षा आवेदन फीस फ्री किया गया है। ये कुछ चीजें हैं जो हम सबको पहले क्वेश्चन से मिल रहे हैं। आगे चला जाए, चलिए नेक्स्ट पर हम लोग थोड़ा सा डिस्कशन करते हैं। SSLV D2 से कितने उपग्रह लॉन्च किए गए हैं। अभी से लॉन्च किसने किया है, इसरो ने इसको लॉन्च किया है। अभी देखना यह है कि SSLV D2 से कितने उपग्रह लॉन्च किए गए हैं। तो उपग्रह किए गए हैं लॉन्च 3। अब इन तीनों का नाम जरा हम लोग जान लेते हैं। एक उपग्रह का नाम है EOS, अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट, EOS ये है। और एक है जोनस जो अमेरिका का उपग्रह है, और आपका एक है आजादी 2। ये 3 उपग्रह है जिन्हें अभी SSLV D2 से इन्हें उपग्रह को ये लॉन्च किया गया है। तो इनके नाम जान लेते हैं। EOS है, जोनस है और एक है आजादी 2। तो ये 3 उपग्रहों को लॉन्च किया गया है। अब जरा जाने ना कि इसे किया किससे गया है, SSLV। तो SSLV का नाम भी पूछा जा सकता है ना कि ये सबसे छोटा है। ये SSLV का पूरा नाम हम लोग जान लेते हैं। इसका नाम है शॉर्ट सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। अभी आपको बताएं
इससे कुछ छोटे ही जो उपग्रह हैं उन सबको यहाँ से उसको प्रक्षेपित किया जाता है। बहुत ज़्यादा भारी जो उपग्रह है इससे उसको प्रक्षेपित नहीं किया जा सकता है। अभी आपको पता है कि ये जो EOS और जेनस जो आज़ादी 2 ये 3 उपग्रह जो लॉन्च किए गए हैं, अभी इन सबको 450 किलोमीटर की ऊंचाई पर इनको स्थापित किया जाएगा। 450 किलोमीटर की ऊंचाई पर इनको स्थापित किया जाएगा। अच्छा, आप लोगों से अगर मैं पूछूं कि एक होता है भूस्थैतिक उपग्रह, अगर उपग्रह की बात आ रही है तो आप लोगों से अगर मैं पूछूं भूस्थैतिक उपग्रह क्या होते हैं, भूस्थैतिक उपग्रह क्या होते हैं, चलिए उनके विषय में जान लीजिए ना। भूस्थैतिक ऐसे उपग्रह होते हैं कि उनको इनकी कक्षा में इतनी दूर ले जाकर के स्थापित किया जाता है जहां से वो पृथ्वी के चक्कर के बराबर समय में ही वो अपना चक्कर लगा पाते हैं। जैसे अगर देखा जाए कि पृथ्वी अपना एक चक्कर जो है लगभग 24 घंटे में लगाती है, उन्हें पृथ्वी की कक्षा से इतनी दूर ले जाकर के स्थापित किया जाएगा कि वो भी अपना एक चक्कर 24 घंटे में ही लगा पाते हैं। और आपको पता है कि जो भूस्थैतिक उपग्रह होते हैं उनके लिए खास दूरी निश्चित की गई है, निर्धारित की गई है, जहां पर अगर आप ले जाकर के किसी उपग्रह को छोड़ते हैं तो वहां से वह पृथ्वी जितने देर में अपना एक चक्कर लगाती है उतनी देर में वो भी लगा पाते हैं। डिस्टेंस क्या है, भूस्थैतिक उपग्रह को कितनी दूरी पर ले जाकर के स्थापित किया जाता है, वह 36,000 किलोमीटर, ये डिस्टेंस है 36,000 किलोमीटर। तो 36,000 किलोमीटर की दूरी पर ले जाकर अगर आप किसी उपग्रह को अगर आप वहां पर छोड़ देते हैं तो वह यानी कि भू की जो स्थिति है, हमारी पृथ्वी की जो स्थिति है कि वो 24 घंटे में एक चक्कर लगाती है, वह उपग्रह भी एक चक्कर 24 घंटे में ही लगाएगा। हाँ, चलिए ठीक है, ये कुछ है। अच्छा, बात यह है कि SSLV D2 को प्रक्षेपित किसने किया है, इसे प्रक्षेपित किसने किया है, इसरो ने किया है। इसरो अगर किया है तो इसरो के विषय में भी जान लिया जाए ना, अगर जाना जाए इसरो के विषय में, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन इसका ये पूरा नाम होता है। और अगर देखा जाए इसरो को स्थापना अगर हम लोग देखें तो कब हुआ था, इसरो को स्टेब्लिश कब किया गया था, 1969 में इसको किया गया था। और अगर देखें इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है, हेडक्वार्टर इसका कहाँ पर है, बेंगलुरु में है, बेंगलुरु में है। और अगर हम बात करें वर्तमान में इसकी हेड कौन है, एस सोमनाथ। तो ये कुछ बात है इसरो के विषय में जो हम लोग जानते रहेंगे। चलिए आगे देखा जाए। अगला जो क्वेश्चन हम सबका है, ग्लोबल क्वालिटी इंफ्रास्ट्रक्चर इंडेक्स में भारत की क्या स्थिति है। तो पहले ये जान लिया जाए ना कि ग्लोबल क्वालिटी इंफ्रास्ट्रक्चर इंडेक्स अभी जो जारी हुआ है उसमें भारत की जो स्थिति है वो हम आ गए हैं अब कुल 10वें स्थान पर। अच्छा, जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको बेहतर किस तरह से किया जा सके ताकि वो इंटरनेशनल जो मानक है उसके आधार पर अगर उसको बनाया जाए, उसको विकसित किया जाए, तो इस पैमाने पर इसको आंका जाता है। तो अभी भारत का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो अच्छे की स्थिति में आ रहा है और अभी ये टॉप 10 की श्रेणी में आ चुका है। और स्थान कौन सा है इसका, 10वें स्थान पर, यानी कि टॉप 10 में वो भी सबसे नीचे ही आ रहा है, बट अभी टॉप 10 की श्रेणी में वो आ चुका है। ठीक है, तो यही है आपका क्वालिटी इंडेक्स है, उसमें इंफ्रास्ट्रक्चर इंडेक्स में भारत की स्थिति जो है वो 10वीं है। आगे चला जाए, देखा जाइए क्वाड साइबर चैलेंज किसने शुरू किया हुआ है। तो जो क्वाड साइबर चैलेंज शुरू किया है ना, ये क्वाड कंट्रीज ने किया हुआ है, क्वाड कंट्रीज। अभी आपको बताएं ये क्वाड कंट्रीज किन्हें कहा जाता है, 4 ऐसे देश हैं जो मिल करके क्वाड समूह बनाए हुए हैं। ये 4 देश कौन कौन से हैं, 4 देश कौन कौन से हैं, भारत है उसमें, जापान है, ये आपका अमेरिका, और एक है आपका ऑस्ट्रेलिया है। पहले एक क्वाड कंट्रीज बना था, उसमें ऑस्ट्रेलिया नहीं था, लेकिन हाल फिलहाल में ऑस्ट्रेलिया को जोड़ लिया गया। तो अब जो क्वाड कंट्रीज है उनमें कुल 4 देश हैं। यही 4 जो देश हैं एक समूह बनाते हैं जिन्हें क्वाड कंट्रीज कहा जाता है। अब ये जो क्वाड कंट्रीज है इन्होंने क्वाड साइबर चैलेंज इन्होंने शुरू किया हुआ है। अभी जो साइबर अटैक कुछ ज्यादा हो रहे हैं, इन्हीं साइबर अटैक्स को रोकने के लिए ये पहल शुरू की गई है कि क्वाड साइबर चैलेंज। अब इसमें जो भी देश हैं वो साइबर अटैक को कम करने के लिए या फिर खत्म करने के लिए ये योजना उन्होंने चलाया हुआ है। तो अगर हम आपसे बात करें कुछ ना कि जो क्वाड कंट्रीज हैं भारत, जापान, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, ये एक युद्ध अभ्यास भी करते हैं। क्वाड कंट्रीज एक युद्ध अभ्यास भी करते हैं। उस युद्ध अभ्यास का क्या नाम है, मालाबार युद्ध अभ्यास। मालाबार युद्ध अभ्यास, ये जो मालाबार युद्ध अभ्यास होता है इसे यही क्वाड कंट्रीज करती हैं। इनमें जो 4 देश हैं यही लोग मिलकर के मालाबार युद्ध अभ्यास भी करते हैं। अच्छा, युद्ध अभ्यास की अगर बात आए तो अगर मैं आप लोगों से पूछूं कि वीर गार्जियन युद्ध अभ्यास किन 2 देशों के बीच में होता है, वीर गार्जियन किसमें होता है, भारत और जापान के। एक ट्रिम्फ है, टाइगर ट्रिम्फ, ये भी युद्ध अभ्यास होता है। ये किन के बीच होता है, भारत और USA के बीच में होता है, ये अमेरिका के बीच में होता है। अगर मैं आपसे इसे बात करूँ इंद्र युद्ध अभ्यास किन 2 देशों के बीच में होता है, भारत और रूस। अगर मैं बात करूं इंद्रधनुष किन 2 देशों के साथ होता है, भारत और इंग्लैंड के बीच होता है ना। ठीक, ये चीजें आप लोग याद रखेंगे। चलिए ठीक है, आगे देखा जाए
महिला T20 क्रिकेट विश्व कप का आयोजन कहां पर हो रहा है? तो जो महिला T20 क्रिकेट विश्व कप का आयोजन हो रहा है वो हो रहा है दक्षिण अफ्रीका में। दक्षिण अफ्रीका में हो रहा है। अच्छा, इसका आयोजन कौन करवा रहा है? इसका आयोजन करवा रहा है आईसीसी। आईसीसी इसका आयोजन करवा रहा है। आईसीसी का अगर फुल नेम जाना जाए तो क्या होता है? इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल या फिर इंटरनेशनल काउंसिल ऑफ क्रिकेट, दोनों है, जानते रहेंगे। अच्छा, आईसीसी के विषय में जान लिया जाएगा। आईसीसी की अगर बात करते हैं इसका एस्टेब्लिशमेंट कब है? 1909। और बात करें इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है? हेडक्वार्टर इसका कहाँ पर है? दुबई में है। और वर्तमान में अगर बात करें इसके हेड कौन है? उनका नाम क्या है? ग्रेग बर्कले। और ग्रेग बर्कले कहाँ के रहने वाले हैं? आप लोग जान रहे हैं। अच्छा, इसका आयोजन हो रहा है दक्षिण अफ्रीका में। भारत की तरफ से भी टीम गई है। अच्छा, अगर इसमें बात करें ना कि कुल टीमें कितनी आ रही है, इसमें जो महिला T20 विश्व कप हो रहा है इसमें जो कुल टीम आ रही है, कुल टीमों की संख्या है 10। कुल जो टीमें हैं वो है 10। अच्छा, आगे अगर बात करें हम कि भारत की तरफ से जो टीम गई है, भारतीय कैप्टन कौन है? भारतीय कैप्टन उनका नाम क्या है? हरमनप्रीत कौर। हरमनप्रीत कौर ये भारतीय टीम की कैप्टन है। और आपको पता है ना, ये अभी चल ही रहा है। अभी पीछे भारत का मुकाबला हुआ था किससे? पाकिस्तान से हुआ था। भारत उसमें जीत हासिल की थी। आज भी भारत और वेस्ट इंडीज का मैच है। आज भी शाम के 7 बजे से स्टार्ट होगा। तो अगर आप लोग इच्छुक होंगे तो देख लीजिएगा। भारत और वेस्ट इंडीज के बीच ये शाम 7 बजे से आज मैच आएगी, देखिएगा। ठीक है, तो ये इस क्वेश्चन से हम सबको यही कुछ मिला कि महिला T20 क्रिकेट विश्व कप का जो आयोजन हो रहा है वो दक्षिण अफ्रीका में हो रहा है। आयोजन करवा कौन रहा है? ये आईसीसी करवा रहा है। आईसीसी का एस्टेब्लिशमेंट 1909, हेडक्वार्टर दुबई हेड है ग्रेग बर्कले। कुल टीमें इसमें है 10। भारत की तरफ से जो टीम गई है उसकी कैप्टन कौन है? हरमनप्रीत कौर है। चलिए ठीक। अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में 2 देशों के लिए शतक लगाने वाला दुनिया का दूसरा खिलाड़ी कौन बना है? तो उनका नाम है गैरी बैलेंस। ये गैरी बैलेंस है। ये अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में 2 देशों से खेले हैं और दोनों देशों से शतक लगाए हुए हैं। अगर हम बात करें कि ये किन 2 देशों के साथ में खेले हुए हैं, तो पहले ये खेले हुए थे इंग्लैंड की साइड से। इंग्लैंड की साइड से ये खेले हुए थे, लेकिन वर्तमान में ये खेल रहे हैं जिम्बाब्वे की तरफ से। वर्तमान में खेल रहे हैं ये जिम्बाब्वे की तरफ से, जिम्बाब्वे। और अगर बात करें इंग्लैंड की तरफ से जब ये खेल रहे थे तो ये टेस्ट क्रिकेट में ये 4 शतक लगाए हुए थे। जिम्बाब्वे के साथ अभी शुरुआत ही किए हैं, तो पहला शतक ये लगा चुके हैं। अच्छा, ये जो बने हैं ये दूसरे खिलाड़ी बने हैं। जो गैरी बैलेंस है वो दूसरे खिलाड़ी बने हैं। तो पहला खिलाड़ी कौन है ये भी कुछ जान लिया जाए ना। हाँ, तो जो पहला खिलाड़ी है, पहले खिलाड़ी है ना, उनका नाम है केपलर वेसल्स। केपलर वेसल्स ये पहले खिलाड़ी हैं जो 2 देशों के साथ अंतरराष्ट्रीय मैच खेलते हुए दोनों देशों के लिए उन्होंने शतक लगाया हुआ है। तो केपलर वेसल्स ये पहले खिलाड़ी थे। ये किन 2 देशों के साथ खेलते थे? ये खेलते थे इंग्लैंड और दक्षिण अफ्रीका। इंग्लैंड और दक्षिण अफ्रीका के साथ ये खेलते हुए दोनों देशों के लिए उन्होंने शतक लगाया हुआ था। तो जो दूसरे खिलाड़ी बने हैं वो बने हैं गैरी बैलेंस। ये 2 देशों के साथ शतक लगा चुके हैं, एक तो इंग्लैंड और अगले जिम्बाब्वे के लिए ये शतक लगा चुके हैं। पहले खिलाड़ी कौन थे? केपलर वेसल्स उनका नाम था। केपलर वेसल्स किन 2 देशों के साथ खेले हैं? इंग्लैंड और साउथ अफ्रीका के साथ ये खेले हुए थे। ठीक है, चलिए आगे देखा जाए। भारत में कहाँ पर लिथियम के भंडार मिले हैं? लिथियम के भंडार ये कहाँ पर मिले हैं? ये मिला हुआ है जम्मू और कश्मीर में। जम्मू और कश्मीर में अभी वहाँ पर आर्कियोलॉजिकल जो डिपार्टमेंट है वो वहाँ पर देखा है कि 59 लाख टन लिथियम के भंडार वहाँ पर मिले हुए हैं। तो कहाँ पर मिला है ये? जम्मू कश्मीर में मिला हुआ है। तो जम्मू कश्मीर के विषय में जान लिया जाए कुछ। जैसे जम्मू कश्मीर का अगर हम लोग फॉर्मेशन देखें तो इसको फॉर्म कब किया गया था? फॉर्म कब किया था इसको? 31 अक्टूबर 2019 को। अगर बात करें कि जम्मू कश्मीर की कैपिटल कहाँ पर है? जम्मू कश्मीर की कैपिटल है श्रीनगर। और अगर बात करें वर्तमान में वहाँ के एलजी कौन है? वर्तमान में वहाँ के एलजी कौन है? मनोज सिन्हा। ठीक है, मनोज सिन्हा। तो ये कुछ है, आप लोग इसे याद कर लीजिएगा। आज की जो क्लास हमारी है वो यहीं पर खत्म होती है। बाकी मिलते हैं आप लोगों से अगले क्लास में, अगले एपिसोड के साथ। तब तक आप लोग अपनी अच्छे से पढ़ाई करें। मस्त रहो।